Hello everyone, welcome in the next video for the class 8 students and the chapter is friction. In this video we will do all the question answers of this chapter. So without wasting the time, take out the pen and copies and start making the notes. बच्चों मैं ये देखता हूँ कि कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than the explanation video. बच्चों अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो को कम्प्लीटली देख पाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर्स को समझना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ आओ साइंस पढ़े का ही वीडियो देखिए, आपको कहीं से भी वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलता हो आप उसको देख लीजिए जहां पर भी आपको समझ में आता हो। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो समझ में आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इजी हो जाएंगे। मैंने भी आओ साइंस पढ़े चैनल में एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है फ्रिक्शन का, और आप अगर उसके देख लेते हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत ही इजी हो जाएगा कि चैप्टर फ्रिक्शन में आखिर है क्या। इट्स जस्ट कंप्लीटली अ वन शॉट वीडियो फॉर होल चैप्टर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू सी दैट एक्सप्लेनेशन वीडियो दे कैन गो थ्रू इट। अगर आपको बहुत चीज़ मालूम है तो आप इस वीडियोस को स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, वो सब आपके हाथों में है आपके मोबाइल पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन ए विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द फर्स्ट वन इज fill in the blanks. Section A, it is the fill in the blanks. The first question is friction always dash in a relative motion between the two surfaces are in contact with the each other. बच्चों फ्रिक्शन करता क्या है और फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो कि किसी मोशन के अगेंस्ट काम करता है। इन शॉर्ट अगर मैं छोटे से बातों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा हो, ईस्ट की तरफ मोशन में हो, तो फ्रिक्शन जो होगा वो वेस्ट की तरफ लगेगा। दैट्स इट। यानी फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एन अपोजिंग फोर्स जो कि किसी भी मोशन को अपोज करता है। ओके तो यहां पर मैं डैश में क्या भरूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स में अपोजेस। अपोजेस का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट में काम करना, किसी के विरोध में काम करना। तो फ्रिक्शन किसके विरोध में काम करता है? इट अपोजेस और इट वर्क्स इन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस। किसी भी दो सरफेस के बीच में जो मोशंस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में वो काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बच्चों यहां पर गैप में या फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बच्चों ये हमेशा ज्यादा होता है। अब बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि सर हम स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे समझेंगे। बहुत ही सीधे शब्दों में मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह रुका हुआ है तो समझ लेना कि उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। आप अगर एक बस स्टॉप पे खड़े हो यानी आप में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक है, और जाहिर बात है जब फ्रिक्शंस की बात हम करते हैं तो दो अपोजिट मोशंस यानी दो रिलेटिव मोशंस की बात करते हैं। लेकिन बच्चों जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो और वो किसी तरह का मोशन यूज नहीं कर रहे हो तो समझ लेना चाहिए कि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। और इसी बात को हम ये बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि कोई मोशन ही वहाँ पर नहीं है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? बच्चों आपने कभी ना कभी पार्क में अपना कोई गेम खेला होगा और पार्क में एक सबसे यूजफुल गेम है और सबसे इंटरेस्टिंग गेम होता है स्लाइडर। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो स्लाइडर के ऊपर बैठते हैं और फिसलते हैं। समझ लो कि अगर उसका मोशन टॉप से बॉटम की तरफ है, ऊपर से वो नीचे की तरफ आते हैं, तो फ्रिक्शन जो होगा किसके किसके सरफेस के बीच में, उनके पैर और फिर वो जो स्लाइडर है उनके बीच में फ्रिक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। तो आप समझ सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है और इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विद स्पाइक्स टू डैश फ्रिक्शन बिटवीन देयर शूज एंड द ग्राउंड। बच्चों आपने स्पोर्ट्समैन को देखा होगा जो एक खास तरह के जूते पहनते हैं जिनको हम कॉमन भाषा में बूट कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब कोई आपके घर आपके स्कूल्स में जब आप एनुअल स्पोर्ट्स के दिन भाग लेते हैं तो कुछ बच्चे अपने जूते लेकर आते हैं जिसमें वो कांटा वाला रहता है, निडल्स वाले, स्पाइक्स जिसको कहा जाता है। तो बच्चों वो क्यों लगा हुआ रहता है? वो इसलिए लगा रहता है क्योंकि जब उनको भागना पड़े तो पैर उनका फिसले नहीं, यानी फ्रिक्शन उनको अच्छा मिले, ग्रिप अच्छा मिले। तो इसका मतलब फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए वो काम किया जाता है। और फ्रिक्शन किसके किसके बीच लग रहा है बच्चों? उस जूते के बीच और ग्राउंड के बीच, है ना। दो सरफेस हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए। तो याद रखिए स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विद स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन
between their shoes and the ground. Moving to the fourth one, sprinkling of the talcum powder on the carom board helps to decrease friction. बच्चों आपने कैरम खेला होगा, कैरम बोर्ड के ऊपर जब कोई भी आपका जो कॉइन्स होते हैं अगर वो नहीं जा रहे होते हैं, बहुत मुश्किल से जा रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर छिड़क देते हैं, है ना। वही पाउडर जो आप लोग यूज़ करते हैं अपने चेहरे पे लगाने के लिए, वो टैल्कम पाउडर आप यूज़ करते हैं। और जैसे ही आप टैल्कम पाउडर डालते हैं अपने कैरम बोर्ड के ऊपर, आपके सारे कॉइन्स आराम से जाने लगते हैं। यानी आपने क्या किया, फ्रिक्शन को बढ़ाया या घटाया? आपने फ्रिक्शन को घटाया। तो इसका मतलब टैल्कम पाउडर डालने से फ्रिक्शन कम हो जाता है। बच्चों एक खास बात मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन जब ज़्यादा होगा तो मोशन कम हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन कम होगा तो मोशन ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पूरे चैप्टर्स उसी के ऊपर बेस्ड हैं। यानी याद रखिए कि इफ़ द मोशन इज इंक्रीजिंग देन द फ्रिक्शन इट विल डिक्रीजेस, एंड इफ द फ्रिक्शन डिक्रीजेस द मोशन विल डेफिनेटली इंक्रीज। नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर, फ्रिक्शनल फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। बच्चों फ्लूइड क्या होते हैं? लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड्स कहा जाता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में मूव कर रहा हो या फिर हवा में मूव कर रहा हो, जैसे कि एरोप्लेन, शिप, ये सब अगर जो मूव करते हैं, ये जनरली इनके ऊपर भी हवा कुछ अपोजिंग फोर्स लगाती है या पानी भी कुछ अपोजिंग फोर्स लगाती है। और बच्चों ये डिपेंड करता है उनके स्पीड के ऊपर। जितना स्पीड बोट चलेगा या जितना स्पीड आपके एरोप्लेन्स उड़ेंगे, उतना ज़्यादा उनको फ्रिक्शनल फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज डैश स्ट्रीम लाइंड। यहां याद रखिए शेप एरोप्लेन का कैसा होता है? स्ट्रीम लाइन, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर। जब कोई एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो हवा उसके विरुद्ध एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को कम करने के लिए, वो फोर्स ज़्यादा ना लगे, इसके लिए एरोप्लेन्स को एक खास किस्म के डिज़ाइंस में बनाया जाता है, और उस शेप का नाम होता है बच्चों स्ट्रीम लाइन शेप। जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम लाइन शेप में बनाया जाता है तो बच्चों वहाँ पर आपके फ्रिक्शन ज़्यादा होने के चांसेस कम रहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन शेप जो होता है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है। तो यहाँ एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब हवा उसके फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और अगर यहाँ शिप होता या बोट्स होते तो पानी उसका फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। क्लियर है? चलिए नाउ वी विल मूव टू द सेक्शन बी, दैट इज द ट्रू और फॉल्स। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द स्मूथ एंड द वेट सरफेस द अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस। बच्चों जब कोई बॉडी एक स्मूथ और वेट मतलब भीगा हुआ सरफेस पे मूव करता है तो दो सरफेस के बीच में जो लॉकिंग है ना, उनके सरफेस के बीच का जो रफनेस है वो कम हो जाता है। आपने महसूस किया होगा जब कभी आप किसी भीगे हुए जगह पे चलते हैं तो आपके पैर फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब वहाँ पर इंटरलॉकिंग कम रहता है और आप मोशन में यानी फास्टली फिसल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? इंक्रीजेस। क्या इरेगुलरिटीज बढ़ती है या घटती है? घटती है। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब भी ट्रू एंड फॉल्स हो, हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपके सारे ट्रू स्टेटमेंट्स आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे। मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इफ अ कार मूव्स ईस्टवर्ड, अगर कोई कार ईस्ट की तरफ जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट साउथवर्ड। क्या ये सही है? अभी मैंने बताया था कि अगर कोई कार ईस्ट की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ईस्ट का उल्टा। ईस्ट का उल्टा कौन सा होता है? वेस्ट। ओके, सो कमेंट करिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या होगा? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट। वेरी गुड। Third number, friction depends on how hard the two surfaces press against each other. Exactly, it is the true statement. बच्चों आपने कॉमन एक्सपीरियंस किया होगा, आपके हाथों में कभी ऑयल लग जाए और अगर आपको बोला जाए कि एक ग्लास को you have to hold a glass filled with water, तो आप देखोगे आपके हाथ से वो ग्लास फिसल रहा है। अगर आपके हाथ में ऑयल हो और आपको एक ग्लास पकड़ने बोल दिया जाए, है ना, तो आपका वो ग्लास फिसलते रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया ऑयल लगने के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं? अपने हाथों से जोर लगाते हैं यानी फोर्स लगाते हैं। यानी अगर हम प्रेस ज़्यादा करके रखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो ग्लास हमारे हाथों से नहीं फिसलेगा। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। यानी जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे पकड़ने के लिए उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। सो इट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट।
क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू डिक्रीज द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन. देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब नए नए जूते आपके आते हैं तो उसमें सोल जो होता है बहुत अच्छा होता है एकदम. उसके सारे जो जितने भी उसके डिज़ाइंस होते हैं वो एक कम्प्लीटली ट्रीटेड होते हैं. ट्रीटेड कहने का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आकार के होते हैं. और बच्चों जो वो आकार होता है वो इसलिए होता है कि आप चलते समय गिरे नहीं, मतलब आपका ग्रिप अच्छा हो और फ्रिक्शन अच्छे से लगे. ठीक है, आप धीरे धीरे चल सकें, क्योंकि जब आप उस जूते में अपने पाँव डाल के चलेंगे तो आपका नहीं गिरना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो इसीलिए सोल को थोड़ा अच्छा बनाया जाता है. लेकिन जब आप एक साल पूरा खेल वेल के उस जूते को ख़त्म कर देते हैं तो आपने देखा होगा सोल एकदम प्लेन हो जाता है और फिर आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन कम हो गया. तो बच्चों जो सोल होते हैं शूज़ के या टायर्स के, गाड़ी का टायर्स आपने नया लेते हैं तो देखते हैं ना उसमें बहुत तरह के डिज़ाइंस बने हुए रहते हैं. ठीक है, तो ये जो होता है वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए रहता है. तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चंस में, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, आप देखो ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. डिक्रीज ये गलत स्टेटमेंट है. यहाँ पर क्या ये आपका सही स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन. द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा फॉल्स स्टेटमेंट है और इसका ट्रू क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए. ये वाला इसका है. ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड, सेमी लिक्विड्स और सॉलिड. एकदम सही है. लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, सिंपल सा मान लो कि मशीन्स में जो ऑयल डाले जाते हैं, है ना, आपके व्हीकल्स में जो ग्रीस लगाए जाते हैं, टैल्कम पाउडर आप जो यूज़ कर रहे हैं कैरम के लिए, अच्छा ये सब क्यों यूज़ कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फ्रिक्शन. तो ये सब जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, ये सब ल्यूब्रिकेंट्स हैं. मतलब ल्यूब्रिकेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं. तो ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि ल्यूब्रिकेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं. वीडियो को पॉज करिए एंड कमेंट योर आंसर. सो लुब्रिकेंट्स लिक्विड भी हो सकते हैं, सेमी लिक्विड्स भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं. कैन एनीवन गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड लुब्रिकेंट्स. सॉलिड लुब्रिकेंट्स का एग्जांपल जरूर बताइए कमेंट करके और अपना नाम बताइए. वेरी गुड. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. फ्रिक्शन कैन बी, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग द बॉल बियरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स. तो फ्रिक्शन को क्या बॉल बेयरिंग्स का यूज करके बढ़ाया जाता है? बिल्कुल नहीं. यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है. इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. हमेशा इसको डिक्रीज किया जाता है. आप अब ये क्वेश्चन है सर कि बॉल बेयरिंग्स क्या होता है. आप लोगों ने स्पिनर का यूज किया होगा. हाथों में एक स्पिनर आता है जिसको आप इस तरह नचाते हैं, है ना, और आपने देखा होगा उसके अंदर में छोटी छोटी गोलियां होती हैं बच्चों. उसी गोलियों को बॉल बेयरिंग्स कहते हैं. वैसे ही गोलियां आपके साइकिल के पैडल में भी होती हैं. जब आपका पैडल खुलता है, आपका पैडल काम नहीं करता, अच्छे से मूव नहीं करता, आप जब बाइसाइकिल शॉप में जाते हो, वहाँ सर्विसिंग कराते हो, तो आप देखते होंगे उसके अंदर से जो छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं वो इसलिए डाली जाती हैं ताकि वो मूव कर सके. अच्छा, मूवमेंट ज़्यादा मतलब फ्रिक्शन कम होना चाहिए, यानी आपका वो साइकिल का पैडल अच्छे से मूव कर सकता है. तो बॉल बेयरिंग्स ऐसे मशीनों में भी यूज़ किया जाता है. उन छोटे छोटे बॉल्स का यूज़ मशीनों में भी किया जाता है ताकि मशीन अच्छे से चल सके. तो यहाँ पर फ्रिक्शन को डिक्रीज किया जाएगा, ना कि इंक्रीज. सो व्हाट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट? द फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन्स. चलिए मूव करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज द, अब एक क्वेश्चन और बाकी है, दैट इज द 7 नंबर. द फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग द सुटेबल शेप्स टू द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड. अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी हुआ था कि अगर फ्लूइड्स में, वाटर फ्लूइड्स, कमेंट करिए, गिव द आंसर. फ्लूइड्स क्या होते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था. क्या फ्लूइड्स में मूव करने वाले कोई ऑब्जेक्ट का जो फ्रिक्शन होता है क्या उसको कम किया जा सकता है किसी शेप के, किसी आकार का रूप देके? बिल्कुल सही. इट इज द ट्रू स्टेटमेंट. सो गिव मी द नेम ऑफ दैट शेप विच कैन बी यूज्ड फॉर ओवरकमिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन. उस शेप का नाम बताइए जो कि फ्लूइड में मूव करने पर उनके फ्रिक्शन को कम कर सके, यानी उस पर ज्यादा फ्रिक्शन ना लगे. कमेंट करिए, वीडियो पॉज करके कमेंट करिए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेक्शन सी. सेक्शन सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन. बच्चों चेक करिए टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या है.
सपोज योर राइटिंग डेस्क, है ना, देखो जरा सा, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड टू अ पोजीशन वेयर अ बुक केप्ट ऑन इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, द फिगर शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों ये जो इस तरह लाइन खींचा हुआ है आपका डेस्क है, मतलब समझ लो एक टेबल है, आपने अपने टेबल को इस तरह करके थोड़ा टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया है। अब उसके ऊपर आपने बुक रख दिया। अब बुक रखने के बाद फ्रिक्शन जो होगा, बुक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप मुझे बताओ फ्रिक्शन कहां से लगेगा, कौन सा ऑप्शन? क्या ये फर्स्ट पोजीशन में देखो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, बुक तो इधर से इधर आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, बुक ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, बुक ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो जब अगर बुक का मोशन ऊपर से नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन का मोशन नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, इट इज द लास्ट वन, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा ये सही है। क्लियर है, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए। Two boys are applying oppositely directed and equal in magnitude forces on a box as shown in the figure। बच्चों ये आप हैं और ये आपका कोई दोस्त है, दोनों एक बॉक्स को धकेल रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन है, ये बच्चा इसको इस तरफ धकेल रहा है बॉक्स को और ये बच्चा इस तरफ। जब दोनों का फोर्स एक ही हो, मान लो इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या, क्योंकि इक्वल बोला गया है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो क्या बॉक्स हिलेगा? नहीं हिलेगा। और जब कोई भी बॉक्स एक ही जगह पर रहता हो तो कैसा फ्रिक्शन काम करता है? अभी अभी मैंने बताया था, इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो इन सच अ केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट वुड एग्जिस्ट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द बॉक्स एंड द ग्राउंड वुड बी कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों जब मैं फ्रिक्शन की बात करूं ना तो कहां देखना है पता है? जैसे ये बॉक्स है तो इस बॉक्स का नीचे वाला सरफेस और ये फ्लोर, जहां पर वो कॉन्टैक्ट है उस जगह पे देखना। जब भी फ्रिक्शन की बात है हमेशा वो सरफेस को देखना है जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, क्योंकि इसी के बीच की फ्रिक्शंस की बात हो रही है। क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 4 students were asked to arrange the frictional forces due to the rolling, static and sliding friction in an increasing order। बच्चों आप जानते हैं कि आपको 3 तरह के फ्रिक्शंस पढ़ने हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल कम इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में ये आने के चांसेस बहुत बार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर दे देता है, कभी कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर देता है। बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा से बड़ा, कम से ज्यादा, यानी फ्रिक्शन कम किस में है? तो जरा देखिए, जब स्टैटिक होगा वो तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मतलब वहां तो सबसे ज्यादा होने के चांसेस है। अब आपके पास चॉइस है कि स्लाइड करके जाएं या रोल करके जाएं। अब आप जरा सोचो, किसी को खींच के घसीट के ले जाना इजी है या उसको हम किसी रोलर पे बैठा दें, उसको धकेल दें, वो आराम से पहुंच जाएगा? कौन सा ज्यादा इजी रहेगा? रोलिंग। एग्जैक्टली, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कम है, फिर स्लाइडिंग है और लास्ट में स्टैटिक है। सबसे कॉमन बात यह कि स्लाइडिंग जो होता है वो हमेशा बीच में ही रहता है, ठीक है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। तो सिंबल भी याद रखना है, रोलिंग सबसे कम, फिर स्लाइडिंग कम सबसे कम और स्टैटिक सबसे ज्यादा। मतलब रोलिंग इधर, फिर स्लाइडिंग SL और स्टैटिक ST, ये होना चाहिए। क्लियर है? ओके, जरा सभी लोग कमेंट करके बताइए कि अगर मैं क्वेश्चंस को ऐसा पूछ देता कि यू हैव टू सेट दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता तो कौन सा ऑप्शन लिखते? गिव द आंसर्स फर्स्ट, गिव द आंसर्स। वीडियो को पॉज करके जरूर कमेंट करिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। The energy used up in overcoming friction gets converted mainly into heat energy। बच्चों याद रखो, जब भी कभी फ्रिक्शन होगा, मतलब एक दूसरे के मोशन के विरोध में काम किया जाएगा, तो हीट जनरली प्रोड्यूस होता ही होता है। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, आपके दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा रगड़ कर देख लीजिए, ये भी एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स है। और आप देखोगे कि ठंडे के मौसम में या कभी भी आप अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो वो हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए, फ्रिक्शन से ज्यादा होने के लिए, पार पाने के लिए जो एनर्जी यूज होता है वो हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर इसी हाथों की तरह कोई मशीन का 2 पार्ट एक दूसरे से लड़ रहा हो, है ना, तो वहां पर भी हीट एनर्जी इवॉल्व हो सकता है। इसीलिए जो एनर्जी यूज किया जाता है उसको बचाने के लिए हम लोगों को फ्रिक्शन को कम करने की जरूरत होती है। द आंसर विल बी द हीट एनर्जी। मूव टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। Rahul rolls a ball on a wooden surface. The ball covers a certain distance before coming to rest. To make the small ball cover a longer distance before coming to rest, Rahul should
तो इसमें क्वेश्चन ये है कि राहुल जो है एक वुडन सरफेस पे, लकड़ी वाला कोई सरफेस है, उसके ऊपर बॉल को रोल किया, तो बॉल जो है वो एक थोड़े दूर तक चला गया, जबकि आपने देखा कि बॉल को जब हम रोल करेंगे तो वो थोड़ी दूर तक जाएगा और अपने आप उसके बाद जाके वो रेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेकिन वो राहुल चाहता है कि उसका बॉल जो है काफ़ी दूर तक जाए, तो इसके लिए वो क्या करेगा? तो देखो उसका थर्ड ऑप्शन, स्प्रिंकल द टैल्कम पाउडर ऑन द, स्प्रिंकल द टैल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस। बच्चों अगर वो उस सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर वो बॉल फेंक रहा है ज़रा सा पाउडर छिड़क दे, टैल्कम पाउडर, तो बॉल जो है जितना दूर पहले गया था उससे ज़्यादा दूर जा सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ कम हो जाएगा और उसके मोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर है? सो द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द 6th नंबर। अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक है वो एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है बच्चों? याद रखो, अगर कोई भी चीज़ इस लाइन में है, मतलब सोया हुआ है, तो समझ लो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और अगर कोई खड़ा है तो वर्टिकल पोजीशन। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यानी अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में है तो और उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज द बाय पुटिंग अ सेकंड आइडेंटिकल ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ द गिवन ब्लॉक, यानी उस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा? उसका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ जाएगा, और फोर्स अगर नेचर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो दो सरफेसेस के उस फोर्स के बराबर भी होता है कि कितने ज़्यादातर अमाउंट में फोर्स उस सरफेस के ऊपर लग रहा है। सो इट मीन्स दैट इफ द फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड, द फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं सेक्शन डी की तरफ, दैट इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बहुत इजी है, और अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है मेरा तो वहाँ भी देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है साउंड क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा समझने में कि ये सारी चीज़ें कितनी ईजी है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। सेक्शन डी में देखो, डिफाइन द टर्म स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बच्चों बहुत इजी है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बच्चों स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ ऑब्जेक्ट, एंड द सर्फेस ऑन विच इट हैज बीन केप्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो देखो जैसे ये बॉक्स है और इसको मैं एक फ्लोर के ऊपर, जमीन के ऊपर रख रहा हूँ, तो जिस जगह पे ये दोनों कॉन्टैक्ट है वही जगह को देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को ध्यान में रखते हुए। तो बच्चों किसी भी कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो ऐसे फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट वन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर दैट सरफेस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो उसमें जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके चलिए, स्टेट द मीनिंग्स ऑफ द टर्म्स रोलिंग फ्रिक्शन एंड द फ्लूइड फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट। जब बच्चों आपका कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है और उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगता है तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। बी नंबर देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड्स एंड गैसेस। अगर लिक्विड एंड गैसेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पर उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स काम होता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कह सकते हैं। So what we can write? The frictional force exerted by fluids. Fluids का मतलब क्या होता है? Liquids and gases on the object moving through them is called the fluid friction. इसी को हम fluid friction कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टेट द लाइकली कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। स्टेट द लाइकली कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्यों है? बच्चों इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक वर्क करते हैं हम। आप देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को एक हम सरफेस पे रखें, आपको फ्रिक्शन के लिए कहाँ देखना होगा? इस जगह पे देखना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहाँ पर ये बॉक्स और ये फ्लोर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बॉक्स के ऊपर में देखते हैं। जी नहीं, आपको उस जगह पर देखना है जहाँ पर वो कांटेक्ट में है। बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके समझाऊँ कि इन दोनों में हो क्या रहा है, तो कुछ ऐसा होता है। मतलब इस बॉक्स का जो निचला सरफेस है उसमें इस तरह की इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो कि रफनेस कहलाता है। हम कितना भी बोल दें कि वो बहुत ही प्लेन जगह थी, बच्चों जितना भी प्लेन जगह होने दो उसमें इस तरह के अप्स एंड डाउन्स जो कि मैं यहाँ फिगर में दिखा रहा हूँ हमेशा रहते हैं। तो ये हो गया बॉक्स का, इसी को इरेगुलरिटीज़ कहते हैं या रफनेस कहते हैं। बच्चों ये हो गया बॉक्स का इरेगुलरिटीज़, और नीचे क्या था? फ्लोर था। तो फ्लोर के भी इरेगुलरिटीज़ इसी तरह रहती है। तो जब ये इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे के साथ लॉक रहती है ना, इंटरलॉकिंग हो जाता है, तो समझ लो कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। और कभी कभी जब हम बॉक्स को मूव करते हैं, ध्यान से समझिए, मूव करते हैं तो ये जो
इंटरलॉकिंग होता है वो थोड़ा सा खुल जाता है और कुछ इस तरह रह जाता है। क्लियर है? और स्लाइड करते समय ये इनको टाइम नहीं मिलता कि ये इम्प्योरिटीज इसमें लॉक हो जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम में ही ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? तो यहीं पर ये जो अप एंड डाउन्स है इसी को हम कहते हैं इरेगुलरिटीज और रफनेस। तो बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज और रफनेस, दोनों ही नाम बोला जा सकता है। इरेगुलरिटीज को ही रफनेस भी बोला जाता है। किसका रफनेस? बिटवीन द टू सरफेस। कौन कौन सा सरफेस? जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था, बॉक्स का और फ्लोर का। आपके घर में अगर टेबल और फ्लोर है तो आपके टेबल का पांव यानी लेग्स ऑफ द टेबल एंड फ्लोर, उसका इरेगुलरिटीज चेक करेंगे, यानी उसका रफनेस चेक करेंगे। आपके घर में अगर टाइल्स भी लगा हुआ है तो समझ लो कि उसमें इस तरह की इरेगुलरिटीज रहेगी ही, लेकिन वो थोड़ा कम रहेगा, जिसके चलते उसमें इंटरलॉकिंग के चांसेस कम होते हैं। जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। तो फ्रिक्शन होने के क्या चांसेस हैं? उस रफनेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाए तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा, द फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर, कितने जोर से वो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर भी फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। अगर आपने बहुत जोर से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ज्यादा, अगर आपने हल्का फोर्स लगाया दो सरफेस के बीच में तो इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन कम रहेगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। Now you can see the question number 4, very important question, हर बार आता है और बहुत सारे YouTube चैनल्स में इस क्वेश्चंस का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है। आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। आपके खुद में एक आइडिया आना चाहिए बच्चों कि हम हाउ वी कैन मेक दैट क्वेश्चंस इजियर। 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है? अ बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन अ फ्लोर, टू मूव इट अ वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, एक बॉक्स जो है ये मूव रुका हुआ है जैसे फिगर में दिया हुआ है। देखो मैं फिगर में समझा दे रहा हूं आपको। ये बॉक्स यहां पर F फोर्स लग रहा है तो बॉक्स रेस्ट में है, मतलब आपने इस बॉक्स को धक्का दिया F से तो ये बॉक्स रुका हुआ है, ये हिला ही नहीं। हिला नहीं मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड। अच्छा, फिगर बी में आपने 2F से लगाया फिर भी बॉक्स रेस्ट में है, मतलब अभी भी बॉक्स हिला नहीं, यानी इसका मतलब अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके बच्चों, अब देखो थर्ड में क्या हुआ, 3F फोर्स लगाया गया और जैसे ही 3F फोर्स लगाया गया बॉक्स स्लाइड करना शुरू किया। बॉक्स बिगिंस टू स्लाइड, स्टार्ट हो गया स्लाइड करना। बच्चों जब स्लाइड करना शुरू ही कर दिया तो क्या 3F कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यानी 3F तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, क्योंकि बॉक्स यहां पर स्लाइड करना शुरू कर दिया। यस, लेकिन जब 2F से लेके, जरा सोचो, 2F से लेके 3F तक, मान लो 2F है, वहां पर 2.1F होता, 2.2F होता, 2.3, 2.9 तक अगर होता तो भी ऑब्जेक्ट, अगर हम 2.9F का भी फोर्स लगाते तब भी बॉक्स मेरा रुका हुआ ही रहता। आई मीन टू से कि 3F से कम फोर्स अगर लगे तो बॉक्स मेरा मूवमेंट नहीं करेगा। बस यही पॉइंट आपको समझना है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि गिव द लाइकली, ध्यान से समझिएगा, गिव द लाइकली वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, गिव द लाइकली वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों लाइकली वैल्यू कहने का मतलब कि कौन सा वैल्यू हो सकता है। बहुत सारी जगह पर आपका 2F ऑप्शन रहेगा, किसी ने 3F कर दिया है, लेकिन बच्चों याद रखो 2F से ज्यादा, पहले समझो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाए लिखने के लिए हमेशा समझ लेना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का तरीका मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा। यानी ऑब्जेक्ट इस फिगर में कहां तक रुका हुआ है, जरा देखो तो 2F पे रुका है, 3F पे तो मूव कर रहा है, लेकिन 2F से 3F के बीच में भी अगर कोई फोर्स लगे तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रुका हुआ रहेगा? कमेंट करिए। इट विल स्टॉप, इट विल स्टॉप। तो इसीलिए मैंने यहां आंसर दिया है मोर देन 2F। ध्यान देखिए, मोर देन 2F एंड लेस देन 3F। 3F नहीं होना चाहिए, 2F से ज्यादा भी हो और 3F से कम हो तब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसलिए बहुत जगह पर 2F भी लिखा हुआ रहता है, तो 2F भी मेरा सही आंसर हो सकता है। पर एग्जैक्ट आंसर क्या है? मोर देन 2F एंड लेस देन 3F।
क्लियर? अगर 2f के बदले 2.9f भी दिया रहता तो 2.9f मेरा सही वैल्यू होता। ओके, आई होप कि आपको ये पहला आंसर समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन में होगा, रुका हुआ ऑब्जेक्ट में होगा, ये याद रखिए। मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन है व्हाई डज द बॉक्स स्टे एट रेस्ट इन द केसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फिगर ए एंड फिगर बी। बच्चों बॉक्स जो है वो फिगर ए और फिगर बी में रुका हुआ था, ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है इसलिए रुका हुआ है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हाईएस्ट वैल्यू होता है, अगर उस हाईएस्ट वैल्यू को कोई क्रॉस कर ले तो स्लाइडिंग में चला जाएगा या रोलिंग में चला जाएगा। लेकिन अगर फिगर ए और फिगर बी को हम देखें जिसमें फोर्स F और फोर्स 2F लग रहा है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। अब यहां देखो कम है मतलब 2F से ज्यादा कोई फ्रिक्शन होता तभी तो, इसका मतलब हो गया कि इट इज बिकॉज द फोर्स अप्लाइड इज लेस देन दैट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसके चलते वो बॉक्स और रेस्ट में है यानी रुका हुआ है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट वन, सी नंबर। मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड मेंशन द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा ये बताना है। तो आपको हमेशा मालूम है अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि इन विच डायरेक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स वर्क, तो हमेशा याद रखना इट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा इसका डायरेक्शन अपोजिंग रहेगा। तो मैंने वही लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉक्स इन द गिवन फिगर। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, यू हैव टू मेंशन द काइंड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इन ईच ऑफ दिस केस। हर केसेस में कौन कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो केस ए में बॉक्स रुका हुआ है बच्चों, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। केस बी में भी बॉक्स रुका हुआ है, इसके लिए भी स्टैटिक फ्रिक्शन। और केस सी जैसे ही शुरू हुआ 3F लगा था, बॉक्स स्लाइड करना शुरू कर दिया और इसके चलते इसमें किस तरह का फ्रिक्शन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इजी? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर। नेम द काइंड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बुक केप्ट ऑन अ कलेक्शन ऑफ सिलिंड्रिकल पेंसिल्स इज मूव्ड बाय पुशिंग इट। बच्चों बहुत इजी, इस तरह करके बहुत सारा पेंसिल रख दिया गया और इसके ऊपर में बुक रख दिया गया। अब पेंसिल क्या होता है? सिलिंड्रिकल शेप होता है, यानी पेंसिल क्या करेगा? रोल करेगा। तो किस तरह का फ्रिक्शन काम आ गया? रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। एक लाइन में एक आंसर। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं 6 नंबर। Why are objects given the special shape when they are moving through fluids? बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक स्पेशल शेप दिया जाता है, जो कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स में किया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा क्यों दिया जाता है? आपको मालूम है क्योंकि जो फ्रिक्शन लगे उसको कम किया जा सके। तो इसी को मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस द फ्लूइड फ्रिक्शन ऑन इट व्हिच कैन बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज्ड मतलब कम करना, बाय गिविंग अ स्पेशल शेप। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनको एक स्पेशल शेप दिया जाता है। और राइट द नेम गिवन टू दी स्पेशल शेप, और उस स्पेशल शेप का नाम क्या है? सबको मालूम है, स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप कैसा होता है बच्चों? उसी तरह का शेप जैसा फिश का होता है, बर्ड्स का होता है, बोट्स का होता है, एरोप्लेन्स का होता है। यानी उस शेप में रहने के बाद आपका अगर उसका मूवमेंट लिक्विड्स या गैसेस में कराया जाए, जो कि जिनको हम फ्लूइड्स कहते हैं, तो वहां पर फ्लूइड्स का बहुत ही कम रेजिस्टेंस लगेगा, कम फ्रिक्शन लगेगा और अब वो आसानी से मूव कर सकेंगे। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा देखो। डिफाइन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बच्चों देखना 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ और एग्जांपल के साथ। तो चेक करते हैं क्या क्या आंसर हो सकता है। द अपोजिंग फोर्स which comes into play whenever an object moves or tends to move over the surface of another object acting parallel to the surface of contact is called the force of friction। सबको मालूम है कौन कौन सा फैक्टर है बच्चों? देखो, interlocking of irregularities of the two surfaces in contact और फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर, ये दोनों आज के आंसर हैं। अब लेकिन बच्चों इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं और एग्जांपल्स को भी समझना जरूरी है। एग्जांपल क्या है देखो जरा सा, एग्जांपल्स है, एग्जाम्पल समझिए। अ बॉक्स प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड लेस मास, अगर एक बॉक्स को हमने स्मूथ सरफेस पे रखा है और उसका वजन कम है, मास कम है, तो उसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं। देखो इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने एग्जांपल सेट किया है। बट अ बॉक्स प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस विद अ ग्रेटर मास विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोई रफ सरफेस पे एक भारी बक्से को रखा गया है तो उसको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका मतलब इन दोनों फैक्टर के ऊपर आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है।
क्लियर, आप नोट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आप समझ सकते हैं। अ बॉल इज अलाउड टू रोल डाउन। अब आप चेक कर लो क्या क्या है। 3 तरह का फिगर दिया हुआ, ध्यान से समझ लीजिए। एक फिगर यहाँ, केस बी, केस सी। अब आपको बोला गया बच्चों कि एक बॉल को यहाँ से यहाँ से छोड़ा गया, यहाँ से छोड़ दिया गया, और अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट से छोड़ दिया गया, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉल है, ये सबसे पहले यहाँ न्यूज़पेपर है, यहाँ पर नीचे में उलन क्लॉथ है, और यहाँ पर प्लेन ग्लास शीट है। अब बोला गया सेम हाइट होने के बाद भी अगर बॉल को छोड़ा जाए तो बॉल आने के बाद कितना, ये मान लो कुछ दूर तक गया, ये भी कुछ दूर तक गया, ये भी कुछ दूर तक गया। सबसे ज्यादा दूर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किस में जाएगा? न्यूज़पेपर के ऊपर, उलन क्लॉथ के ऊपर और प्लेन ग्लास शीट के ऊपर। सबको मालूम है ग्लास शीट, क्योंकि वो बहुत ही प्लेन है, यानी उसमें इंटरलॉकिंग कम रहेगा, जिसके चलते ये बॉक्स काफी दूर तक सफर कर सकता है। तो चेक करते हैं आंसर क्या है। देखो इन केस सी है ना, यहां पर मैं सी लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये सी है। इन केस सी ग्लास शीट द बॉल विल मूव फॉर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिकॉज ग्लास सरफेस स्मूथ होता है, लेस इंटरलॉकिंग होता है और लेस फ्रिक्शन होता है, इसके चलते वो काफी दूर तक मूव कर सकते हैं। क्लियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन। ओके, मूव करते हैं आगे। एक्सप्लेन व्हाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है बच्चों, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता? बच्चों फ्रिक्शन को कभी भी ज्यादा या कम करना हो ना, तो हमेशा उसका एक ही आंसर, इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज। कहानी खत्म। रफनेस, जितना ज्यादा रफनेस उतना ज्यादा लॉकिंग, उतना ज्यादा फ्रिक्शन, यानी मोशन कम। तो देखो स्लैडिंग फ्रिक्शन कम होता है इसलिए क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कहानी, उसमें इंटरलॉकिंग जो होता है वो कम होता है। ओके, तो फिर यही चीज मैंने लिखा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो सरफेस होते हैं उनमें चांसेस नहीं होते इंटरलॉकिंग को कंप्लीट करने के लिए, और वो कम हो जाते हैं और मोशन में ज्यादा है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एज वी नो दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज और रफनेस इन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। सो इन द केस ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इन केस ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन देयर इज अ लेस टाइम ऑफ गेटिंग इंटरलॉकिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में टाइम ही नहीं मिलता लॉक होने का, और इसके चलते वो फ्रिक्शन कम रहता है। ठीक है, रफनेस ऑफ द सरफेस विद ईच अदर, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यानी फ्रिक्शन चैप्टर को करने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 और सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 4 ये जरूर देख के जाना एग्जाम में। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से समझते चलो। वी टेंड टू स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। केले के छिलके पे पांव रखने पर आप फिसल जाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। देखो वही लिखा होगा, कोई ग्रिप नहीं मिलता। एज वी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील देन देयर इज अ नो ग्रिप बिटवीन आवर फीट एंड द बनाना पील। हमारे पैर और केले के छिलके में किसी तरह का कोई ग्रिप नहीं बनता, एंड ड्यू टू वेरी लेस फ्रिक्शन वी गेट एक्सीडेंटली स्लिप। इजी। चलिए मूव करते हैं सेकंड वन। इट इज इजियर टू पुश अ लाइटर बॉक्स देन अ सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। बच्चों फ्लोर, एक ही फ्लोर पे, एक ही जमीन पर एक हल्का बक्सा रखा हुआ हो और एक भारी बक्सा रखा हुआ हो, है ना, बॉक्स रखा हुआ हो, तो किसको पुश करना ज्यादा इजी है? आप सबको मालूम है लाइटर। क्यों? क्योंकि वो एक फोर्स लगा रहा है। तो लाइटर बॉक्स थोड़ा कम फोर्स लगाता है और हैवियर बॉक्स थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाता है। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना कम फोर्स उतना कम फ्रिक्शन। तो देखो आंसर देखो, इट इज इजियर टू पुश अ लाइटर बॉक्स देन द हेवियर वन बिकॉज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फोर्स प्रेसिंग द टू सर्फेसेस टुगेदर। द हेवी बॉक्स विल एक्सर्ट मोर फोर्स एज इन कंपैरिजन टू द लाइटर बॉक्स, सो द फ्रिक्शन विल बी मोर इन द केस ऑफ द heavy box. Hence the lighter box can be easily pushed as in comparison to the heavy box on the same floor. Clear? चलिए मूव करते हैं सी नंबर क्वेश्चंस की तरफ। डरना नहीं है कि आंसर्स थोड़े बड़े हैं, है ना, आपको इनका एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए और इसके चलते आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। यू कैन राइट योर ओन आंसर। आप अपना आंसर भी खुद से लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आंसर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वैसे बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं समझते वो भी इनको समझ सके। ठीक है, चलिए देखते हैं सी नंबर। द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट अ कार्ट इज समवट ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों आपने देखा होगा कोई भी जो व्हील्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब कार्ट कहने का मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी गाड़ी अगर होती है, आपने बैलगाड़ी देखा होगा, घोड़ा गाड़ी देखा होगा, है ना, तो उसको जब स्टार्ट किया जाता है
तो थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि शुरू में वो रुका हुआ रहता है, रुका हुआ मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा या कम, कमेंट करिए। द इंटरलॉकिंग इन द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इट मोर और लेस, कमेंट करिए आंसर। तो बच्चों आप देख रहे हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होता है, जिसके चलते उस इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उससे पार पाने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और एक बार वो शुरू हो गया तो फिर किसी तरह से उसको रोकने के लिए, है ना, मतलब टाइम दिया ना जाए और आराम से वो मूव करता हुआ चला जाए। तो मैंने वही लिखा है, देखो बच्चों, द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट अ कार इज ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट अ कार इज अप्लाइड अगेंस्ट द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस फ्रिक्शन को अगेंस्ट में, वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरलॉकिंग ज्यादा था, उसको छुड़ाने के लिए, उसको उससे हटाने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हमें और भी ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत थी। तो once the motion starts, the contact points on one surface do not get enough time to lock into the contact point of the another surface, और इसी के लिए हम लोगों को स्टार्टिंग में फोर्स ज़्यादा लगता है। बच्चों आपने देखा भी होगा कि अगर आपको कोई भारी बॉक्स को हटाने के लिए, धकेलने के लिए बोला जाए, तो शुरू में आप बहुत ज़ोर से धक्का लगाते हैं, आपका फोर्स ज़्यादा रहता है, लेकिन एक बार आपने वो मूवमेंट शुरू कर दिया तो फिर आप आसानी से अपने पहले वाले फोर्स के मुकाबले कम फोर्स से उस बॉक्स को मूव करते हुए ले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरू में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होता है, उसको हटाने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार मूव करना शुरू कर दे मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी कम होता है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं सेक्शन डी की तरफ। अब देखिए, स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विद स्पाइक्स। जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके जूतों में स्पाइक्स रहता है, देखते हैं ना, वो नेल्स वाले जूते जो होते हैं। ऐसा क्यों? मैंने बताया था आपको, स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग स्लिप इन द फील्ड। उनको स्लिप ना कर जाए इसके लिए वो करते हैं। द स्पाइक्स इन द शूज इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। स्पाइक्स जो होता है बच्चों, वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, याद रखना, इंक्रीजेस द फ्रिक्शन, सो द स्पोर्ट्समैन कैन रन ऑन द ग्राउंड इजिली, ताकि वो ग्राउंड में रन अच्छे से, दौड़ अच्छे सके, और इसके चलते वो कभी भी गिरने के चांसेस ना रहे, वो अच्छे से दौड़ सके। इसके लिए जो उनके स्पाइक्स होते हैं वो उनको ग्रिप बनाने में मदद करते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन। ई नंबर, बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन मशीन। अभी भी मैंने बताया बॉल बियरिंग्स, जो स्पिनर में छोटी छोटी गोलियां रहती हैं वो बॉल बियरिंग्स हैं। मशीन में क्यों यूज करते हैं? ताकि उसका फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। याद रखना, स्पाइक्स का काम है बढ़ाना और बॉल बियरिंग का काम है घटाना। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, टायर्स ऑफ द व्हीकल्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली। बच्चों आपके जो व्हीकल्स होगा, आपके घर में बाइक या कार होगा, आपको देखना पड़ता होगा कि उसके जो टायर्स हैं वो घिस गए होंगे, है ना, क्योंकि रोज चलना है। जिनके यहाँ नहीं चलते हैं उनके टायर ठीक ठाक रहेंगे। तो हमें ये कहा गया है कि टायर्स ऑफ द व्हीकल्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली, मतलब हमेशा अगर जिनका मूवमेंट ज़्यादा होता है उनको टायर व्हीकल्स का चेंज करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, ड्यू टू द वियर एंड टियर, मतलब मूवमेंट के चलते, द टायर्स बाय रेगुलर यूज, द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर रिड्यूसेस। बार बार टायर रोड के ऊपर चल रहा है तो इससे उसके जितने भी ट्रीट्स होते हैं या ग्रिप जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जिसके चलते अच्छा ग्रिप नहीं मिल पाता और फ्रिक्शन कम होने लगता है। पता चला आपने ब्रेक यहाँ दबाया और आपकी गाड़ी कुछ दूर ज़्यादा जाके रुकी, तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए द चांसेस ऑफ द टायर्स टू स्लिप ऑन द रोड बिकम्स मोर, सो द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स नीड टू बी चेंज्ड रेगुलरली टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द व्हील। इसीलिए वो चीज स्लिप ना करे, इसके चलते उस टायर्स को हमेशा बदलने की जरूरत पड़ती है ना, टाइम टू टाइम रेगुलर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि रोज बदलना है, रेगुलर मतलब एक निश्चित टाइम इंटरवल पे, in a certain time interval the tires of the vehicles need to be changed regularly. Clear? चलिए मूव करते हैं जी नंबर, मशीन्स पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल्ड और ग्रीस्ड। आपने देखा होगा आपके घर में जो सिलाई मशीन होती है, सीविंग मशीन जिसको कहते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो होती हैं उनमें ऑयल डालती हैं। क्यों? क्योंकि वो मशीन अच्छे से चले, है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाए। बच्चों सेम वो जो सीविंग मशीन है उसी तरह से फैक्ट्रीज की भी मशीनें होती हैं, और वो मशीन्स में भी हम ऑयल और ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो अच्छे से मूवमेंट शो करे और फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाए। तो मैंने वही लिखा है, मशीन्स पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल और ग्रीस ड्यू टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, याद रखना, रिड्यूस करने के लिए, बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन एज वेल एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट,
है ना, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मशीन का जो काम करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाएगी। अगर बार बार मशीन में फ्रिक्शन होते रहे तो मशीन का पार्ट्स खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऑयल्ड और ग्रीस्ड करने की ज़रूरत है। क्लियर है? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्पोर्ट्स कार्स, एरोप्लेन्स एंड बोट्स आर डिजाइन टू हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। सबको मालूम है स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन, ओवरकम करने के लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इसका शेप को डाला जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन। मेटल चेन्स आर रैप्ड ऑन द टायर्स व्हेन दे रन ऑन द आइसी रोड। जो टायर होते हैं, जो आइस के रोड पे चलते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि चेन के सहारे, उनका जो टायर होता है वो चेन के सहारे कवर होता है। क्यों? क्योंकि ताकि उनका ग्रिप बढ़ जाए। तो मैंने वही लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। द मेटल चेन्स आर रैप्ड ऑन टायर्स फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बाय इंक्रीजिंग ग्रिप, ग्रिप को बढ़ जाएगा। दैट हेल्प द कार टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाने पे वो रुक जाए, अदरवाइज बर्फ के ऊपर वो उसके फिसलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं व्हेन दे रन ऑन द आइसी रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर्स। रोलर्स आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग लगेज रोलर्स। आपने देखा होगा जब आप स्टेशन में जाते हैं तो आपको एक ऐसा लगेज रोलर दिया जाता है जिसके ऊपर अंदर व्हील लगे रहते हैं, चक्का लगा रहता है रोल करते हुए। क्यों? क्योंकि बच्चों किसी भी चीज़ को खींच के ले जाना, घसीट के ले जाना ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए आपको कहेगा। और जब आप रोल करेंगे तो थोड़ा कम फ्रिक्शन लगेगा, यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए रोल करके ले जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने वही लिखा है, इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल द बॉडी देन टू स्लाइड इट ओवर अ सरफेस बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो इट इज कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब आसानी से, टू पुल द लगेज फिटेड विद द रोलर्स। क्लियर? चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट? लास्ट क्वेश्चन बच्चों यही है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशन। मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देना है, और एग्जाम्पल्स देखो मैंने क्या क्या दिए हैं। व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड अंडर आवर फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप चलते हैं तो अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और जिसके चलते जो फ्रिक्शन होता है, द फ्रिक्शन देन प्रोवाइड्स फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इट इज द मेन कॉज ऑफ द मोशन, और यही इसका मेन कॉज है। दूसरा, व्हीकल्स रन ऑन द रोड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑन द रोड। अगर रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी मूव नहीं करेगी, आपके व्हीकल्स मूव नहीं करेगा। क्यों? फिसल जाएगा, और पता चला आप रोकना चाहेंगे दिल्ली में और रुक जाएगा मुंबई में, तो चांसेस नहीं बनेंगे। एंड द लास्ट वन, फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन राइटिंग बाय मूविंग अ पेन ऑन अ पेपर। ठीक है, यानी आपको लिखने के लिए भी, आप अभी अगर कॉपीज और पेन से लिख रहे हैं तो इसमें लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है। ज़रा सोचो, अगर आपके पेपर के ऊपर ऑयल गिर जाए और आप उसके ऊपर लिखना चाहें, क्या यह पॉसिबल होगा? थोड़ा मुश्किल होता है लिखना। क्यों? क्योंकि फिसल जाता है, फ्रिक्शन नहीं रहता, यानी लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द समथिंग टू नो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले आप ज़रूर एक्सप्लेनेशन वीडियो को चेक करिए ताकि आपके ये सारे चैप्टर्स एक ही बार में इस 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाए। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।